वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और बीए तृतीय वर्ष के पेपर 3 में जो खंड 3 होता है आपका, यानी सुदूर पूर्व एशिया के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। सुदूर पूर्व एशिया के वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2021 के, और वह प्रश्न इसमें बात करेंगे जो 2018 में पूछे गए थे। अर्थात ये 2018 का पेपर होगा आपके सामने, जो कि 2021 के मॉडल पेपर के तौर पर कार्य करेगा। ओके, तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उनमें से जो ऑब्जेक्टिव जो आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनको मैं करवाने का भी प्रयास करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में मैं लाइव क्लासेस ज्योग्राफी की भी अनाउंस करूंगा, कब आनी है कब नहीं आनी है मैं बता दूंगा। ओके, तो आप जो है लाइव के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव वगैरह लाइव क्लासेस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। चलिए आपसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार बीए तृतीय वर्ष में भूगोल का जब पेपर 3 हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 खंड होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। पहला खंड दक्षिण पश्चिम एशिया, दूसरा खंड होता है दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा खंड आपका कौन सा होता है? तीसरा खंड आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों पूर्वी एशिया, अर्थात सुदूर पूर्वी एशिया, जिसको अंग्रेजी में हम फार ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। तो पेपर 3 का ये खंडसा है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने यहाँ पर स्लाइड प्रस्तुत है। देखिए, तृतीय प्रश्न पत्र खंडसा सुदूर पूर्व एशिया। यहाँ पे नोट लिखा है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं आपको, मतलब जो भी निर्देश दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। खंड आ में देखिए नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में होना चाहिए? लगभग आपके 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय में 10 मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके दिया होगा और आपको एक ही प्रश्न करना होगा, अर्थात अथवा के ऊपर वाला करेंगे चाहे अथवा से नीचे वाला करेंगे। ओके, इसी प्रकार से खंडसा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उनकी संख्या आपको वहां पे 5 दी होगी, लेकिन करना कितना होगा? उनमें पांचों में से केवल 2 ही प्रश्नों को आपको छांट करके लिख देना है जो आपको पता होते हैं। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार सुदूर पूर्व एशिया से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब संक्षिप्त परिचय में आप क्या दे सकते हैं कि पूरे जैसे बता सकते हैं इसमें कितने देश हैं, और साथ ही साथ इसकी प्राकृतिक जो है भौतिक सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। जनसंख्या कैसी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। जैसे पूर्वी एशिया में आपके कौन कौन देश शामिल हैं मैं बता दूं आपको। चीन, जापान और कोरिया, दोनों कोरिया आपके शामिल हैं। जैसे कि उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, दोनों कोरिया शामिल हैं। ताइवान आपका शामिल है, और ताइवान जो होता है उसको जो है चीन एक अपना ही हिस्सा मानता है, चीन दूसरा देश नहीं मानता है। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद में हांगकांग भी इसी के अंतर्गत आता है। मकाओ, ये जो है लगभग आपके जो है 6 से 7 8 देश सम्मिलित है। ठीक है, कौन कौन? चीन, जापान और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ। ठीक, ये इतने देश आपके पाठ्यक्रम में, मतलब आपके पाठ्यक्रम यानी सुदूर पूर्व एशिया में संकलित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। इस प्रदेश का भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी अलग है। यहाँ पर एक देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण एशिया के आकार में लगभग ढाई गुना और जनसंख्या की दृष्टि से 1.5 गुना बड़ा है। किससे? दक्षिण एशिया से। दक्षिण एशिया से बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा देश जो शामिल होता है चाइना शामिल हो जाता है। और चाइना जो है वो दुनिया का जो है रूस, कनाडा और चाइना, रूस, इस प्रकार से सकते हैं कि दुनिया का तीसरा या चौथा, तीसरा देश सबसे बड़ा देश है, यानी चौथा है शायद, नहीं तीसरा सबसे बड़ा देश है। आप सोच सकते हैं कि और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश है। तो आप उसमें सोच सकते हैं कि कितना जो है कितनी क्षेत्रफल छकाए हुए होगा, कितनी जनसंख्या होगा। तो दक्षिणी एशिया से 2.5 गुना जो है बड़ा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से 1.5 गुना बड़ा है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। इसमें जो है एक और तो चीन जैसा विशाल मरुस्थल वाला देश है, जिसमें गोबी मरुस्थल और इस सारे मरुस्थल आपके जो है सम्मिलित है। और उसके बाद में पहाड़ पर्वत भी इसमें शामिल है। हिमालय की कुछ चोटियाँ चाइना में भी जाती हैं, साथ ही साथ पामीर वगैरह का पठार भी इसमें जाता है। ठीक है, उसके बाद में तिब्बत का पठारी क्षेत्र कहीं पर है, तो कहीं पर चाइना में ही मैदान है, कहीं पर नदियों के क्षेत्र है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है। इसी प्रकार से आप देखते हैं एक और जापान, और जैसे कि और जापान में और उसके बाद में और भी सारे द्वीप वगैरह ताइवान जैसे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है द्वीप में तमाम प्रकार के, जैसे कि जापान में तमाम प्रकार के द्वीप जो है होन्सू, होक्काइडो, तमाम प्रकार के द्वीप जापान में पाए जाते हैं, जैसे किहिन, क्वांतो। ये सब प्रदेश हैं किसके? औद्योगिक प्रदेश हैं किसके? जापान के। जापान में लगभग 1750 द्वीप समूह पाए जाते हैं।
ठीक, जिनमें 78% क्षेत्रफल जो है इन्हीं 4 द्वीपों में होता है। वो 4 द्वीप जानते हैं कौन-कौन से हैं? हॉन्शू है, होक्काइडो है, क्यूशू है और शिकोकू। होन्शू, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ये द्वीप हैं जापान के, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं, तो इतना परिचय आप दे देंगे बहुत ज़्यादा हो गया। अगला है जापान के द्वीपों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न पूछिए लगा है जापान के द्वीप, तो जापान के कुल मिलाकर के 1750 द्वीप हमने बता दी ही दिया आपको। 98% क्षेत्रफल केवल 4 द्वीपों पर निवास करते हैं। वो 4 द्वीपों के नाम मैं बता दूं आपको। पहला है होन्शु, दूसरा है होक्काइडो, तीसरा है क्यूशू और चौथा है आपका शिकोकू। कौन सा है? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अन्य द्वीपों में होन्शु के उत्तर पश्चिम में स्थित सादो द्वीप, मतलब सादो द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इन चारों के बाद में जो माना था, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे दिया गया था, ये 18 का पेपर है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है कि चीन के 3 भौतिक विभागों के नाम लिखिए। तो चीन के 3 भौतिक विभाग के नाम लिखिए। उसमें बहुत सारे भौतिक विभाग, में चीन के अगर भौतिक विभागों को बताना चाहूँ, तो उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र है जो वो है। उसके बाद में बीजिंग ताइवान का क्षेत्र जो है, सिंजराओ का क्षेत्र वो है। साथ ही साथ संगाई और वुहान का जो क्षेत्र है वो भी इसी में शामिल होता है। ये सब औद्योगिक प्रदेश है, कहाँ के? चाइना के। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चाइना की और भी प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, तो देखिए नीचे प्रश्न पूछ लिया गया कि चीन की प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी हैं। चीन की वनस्पतियों को लगभग हम 10 भागों में बांटते हैं, और 10 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग में तो किसी में जो है जैसे कि पहली जो है वो नदी घाटियों की वनस्पति होती है, जिसमें नदी घाटियों, नदी के क्षेत्र में जो घाटियाँ होती हैं उनसे क्षेत्र, वह क्षेत्र होता है प्राकृतिक वनस्पति में। दूसरा है मरु क्षेत्र की वनस्पति, मतलब जहाँ पे क्या होता है, मरुस्थल पाया जाता है, अर्थात जहाँ पे डिजर्ट यानी पाया जाता है कि रेगिस्तान जैसे अपने यहाँ पाया जाता है वैसे। उसके बाद में स्टेपो क्षेत्र की वनस्पति है। अर्ध शुष्क क्षेत्र की कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है कहीं पर। और पांचवा है शुष्क पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। छठवा पठारी वनस्पति पाई जाती है। सातवां सेचुआन प्रदेश के निचले क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है, वह एक प्रकार का क्षेत्र है। साथ ही साथ 8वें में ऊंचे पर्वतों की वनस्पति पाई जाती है। 9वें में उपोष्ण क्षेत्र की वनस्पति पाई जाती है। 10वें में उष्ण मंडलीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वन पाए जाते हैं। तो इतने कुल मिलाकर के आपके जो है चीन की प्राकृतिक वनस्पति हैं। इनको मैं विस्तार से किसी वीडियो में एक दिन चर्चा कर लूंगा, बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए आपसे कि चीन को प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटना है तो कैसे आप बांटेंगे, तो प्रमुख कृषि प्रदेशों में आप बहुत प्रकार से बांट सकते हैं। इसे बहुत विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बांटा है। अगर गेहूं और चावल को कृषि का आधार माना जाए, तो चीन को 2 कृषि विभागों में हम बांटते हैं, जैसे उत्तरी चीन अथवा गेहूं का प्रदेश और दक्षिणी चीन चावल का प्रदेश। तो चीन के उत्तरी साइड में क्या होता है, गेहूं होता है, दक्षिण में क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, लेकिन चीन के कृषि प्रदेशों का चीन की कृषि में विस्तार का वर्णन इतने से नहीं हो पाता है, गेहूं केवल चावल से। इसमें और भी अगर हम देखें, तो डडले स्टाम्प कृषि प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। पहला बांटा दक्षिण चीन अथवा चावल का प्रदेश। दूसरा बांटा मध्य चीन अथवा गेहूं और चावल का दोनों का प्रदेश। उत्तरी चीन, इसमें गेहूं ज्वार बाजरा बोई जाती है, तो वो प्रदेश। साथ ही साथ मंचूरिया का क्षेत्र बांटा, जिसमें सोयाबीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो ये भी यहाँ पर भी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं हो पाई। उसके अंदर कृषि महोदय आए। कृषि महोदय ने जे एल बक के आधार पर बांटा। जे एल बक के आधार पर, जे एल बक भी विद्वान इन्होंने बांटा था, तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने कितने भागों में बांटा, लगभग 6 भागों में बांटा। इन्होंने पहला बताया मंचूरिया सोयाबीन वाला क्षेत्र, बसंतकालीन गेहूं का प्रदेश, शरतकालीन गेहूं तथा ज्वार बाजरा का प्रदेश, शरतकालीन गेहूं और जो है केवोलियांग का प्रदेश। साथ ही साथ यांग टीसी नदी है, यांग टीसी में के नदी घाटियों में चावल की अधिकता होती है। साथ ही साथ गेहूं का प्रदेश भी पाया जाता है। यांग टीसी चावल तथा गेहूं का प्रदेश, साथ ही साथ सेचवान चावल का प्रदेश। इस प्रकार से बांटा इन्होंने, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जापान के जलवायु प्रदेशों का विश्लेषण कीजिए। जापान के जलवायु प्रदेशों का क्या करना है हमको, हमको उसी का क्या करना है भैया, तो विश्लेषण करना है जापान के जलवायु प्रदेशों का। जापान के तमाम सारे प्रदेश, जैसे कि जलवायु प्रदेशों में आप जापान की जलवायु प्रदेशों में ले सकते हो, तमाम प्रकार के प्रदेश हैं, जैसे कि तमाम सारे प्रदेश जैसे धरातलीय स्वरूप, कहीं पर है, कहीं पर पर्वत पहाड़ी है, कहीं पर बाढ़ निर्मित क्षेत्र है, कहीं पर जलोढ़ क्षेत्र है। ठीक है, जापान में बहुत प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं जो जलवायु की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं। जैसे इसमें जो 4 द्वीप मैंने बताए थे आपको, चारों द्वीपों में भी अलग अलग प्रकार की जलवायु कहीं ना कहीं पे पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो, होक्काइडो उत्तरी पूर्वी प्रदेश, ठीक है, उसी में आता है। साथ ही साथ जापान सागरीय आंतरिक भाग, प्रशांत महासागरीय वायु भाग, मध्यवर्ती फोगा मैगा कांटो का प्रदेश, ये सारी चीज़ें होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है जापान की जो
होती है किस प्रकार की होती है। जापान की मिट्टी के बारे में आपसे पूछ ले, जापान की कृषि की विशेषता पूछ सकता है, तो इसको आपको जानना पड़ता मतलब आवश्यक होता है। ठीक है, जापान, इन सभी पर वीडियो मैं लाता रहूँगा समय समय पर, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपसे आपसे मतलब इससे संबंधित वीडियो मैं लगातार अपलोड करता रहूँगा, और नहीं तो मैं लाइव आने का प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो तो मैं जो है अब लाइव के लिए उचित जो है इस समय थोड़ा डाटा प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव नहीं आ पाया, बाकी मैं लाइव आता हूँ और लाइव आप लोगों के सामने, जैसे कि हिंदी साहित्य की क्लासेस होती हैं आपकी लगभग 11 बजे डेली। ओके, तो आपसे पूछ सकता है कुछ भी, जापान की कृषि की विशेषताएं पूछ सकता है, तो उसमें बता सकते हैं सघन कृषि, बहुफसली कृषि प्रारूप होता है, अनन्य शस्य प्रारूप होता है, फसल चक्र, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, इन सभी को मैं विस्तार समझूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान के पूछेगा, जापान की जलवायु प्रदेश बता ही दिए। अगला है चीन की कृषि पर एक निबंध लिखे, चीन की कृषि पर निबंध लिखने को बोल दिया गया। चीन की कृषि प्रदेशों को आप बता सकते हैं इसमें कि चीन के 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों को 12 द्विस्तरीय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। 4 प्रदेश है, उनको जो है 12 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। कृषि एवं वन पशु संपदा के हिसाब से देखा जाए तो अनुकूल प्राकृतिक सांस्कृतिक परिस्थितियां पाई जाती है यहाँ पे। कृषि की गहनता है, ऐतिहासिक विकास होता है इन सभी का। साथ ही साथ उत्पादन प्रतिरूप के अंतर मतलब अंतर प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर इनको तमाम प्रकार के हम बांट सकते हैं, जैसे कि उत्तरी शुष्क कृषि एवं पशुपालन प्रदेश, दक्षिणी नम प्रदेशीय कृषि एवं व्यापारिक वनोद्योग प्रदेश, तीसरा बांट सकते हैं उत्तरी पश्चिमी शुष्क तथा सुचालन प्रदेश, साथ ही साथ चौथा से जो सिंघाई वाला क्षेत्र है तिब्बत की भूमि, उसको बांट सकते हैं। इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट है, चीन के 3 औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। चीन के 3 औद्योगिक प्रदेशों के नाम। चीन में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश हैं, केवल 3 ही पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही आप बता दीजिए। तो चीन के 3 औद्योगिक प्रदेश हमने उसमें आपको बता दिया था, चीन के 3 औद्योगिक प्रदेश आपको बता दिया था। और भौतिक विभाग, तमाम सारे भौतिक विभाग है। और 3 औद्योगिक प्रदेश में आप बता सकते हो, उत्तरी पूर्वी का औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है एक है, बीजिंग ताइवान सिंजराओ, इन सभी का क्षेत्र भी औद्योगिक क्षेत्र से माना जाता है। संघाई वुहान का क्षेत्र, तो ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चीन के 3 पर्वतों के नाम लिखिए। वहाँ पे तमाम सारे पर्वत आ जाएंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, अगर कहते हैं जापान के 5 महानगरों, तो तमाम सारे महानगर हैं, मैं किसी दिन चर्चा करूंगा, एक एक को सभी को बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इन सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा आपके सामने। मैं ओवरऑल इस वीडियो में पूर्ण रूप से सारी चीज़ें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो पूर्ण रूप से मैं बता नहीं सकता। अगर आप लोगों को पूर्ण रूप से इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आने वाले समय में मैं लाइव क्लास के माध्यम से, जब लाइव क्लास दूंगा तो एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। मैं ये मेन मोटिव था इस वीडियो का कि किस प्रकार से मैं प्रश्नों को आपको दिखा सकूं। खंडबा आता है, खंडबा से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में है? 200 शब्दों में है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया इससे कि सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए, अथवा चीन या जापान की कृषि पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि जापान के मत्स्य उद्योग को पर उल्लेख लिखिए, या फिर पूछा आपसे, अगर यह प्रश्न नहीं पता है तो आप अगला प्रश्न लिख सकते हैं कि चीन और जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्णन कर सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं, चीन के परिवहन तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा जापान की मिट्टी के प्रकारों को मतलब प्रकार डालिए। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर आप सुदूर पूर्व एशिया पढ़ते हैं, तो इसमें जापान और चीन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जापान के जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश, इन सभी प्रदेशों को मैं बता दूंगा कि जापान के कौन कौन से हैं, साथ ही साथ उनके बता दूंगा चाइना के कौन कौन से हैं। बस इन्हीं दोनों को आपको पढ़ लेना है आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपका पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चीन के प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। तो ये वनस्पति प्रदेश है, ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह प्रश्न नहीं पता था तो आप लिख सकते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेशों का विश्लेषण कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदूर पूर्व एशिया का सामरिक महत्व बताइए, या फिर अगर यह प्रश्न नहीं पता था तो नेक्स्ट प्रश्न आप बता सकते थे, जापान के लौह उद्योग का जो है वर्णन कर सकते थे। तो इन सभी उद्योगों का भी वर्णन करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, लौह उद्योग कहाँ पर है, कपास कहाँ पर उत्पादित हो रहा है, ये सारे मुद्दे से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी को समझेंगे। अगला देखते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए।
पहला प्रश्न पूछा गया कि सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कि जापान के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि चीन को जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए, उनमें से किन्हीं दो, मतलब दो पर विस्तृत से विवरण प्रस्तुत कीजिए, मतलब दो प्रदेशों को बताइए सही तरीके से। नेक्स्ट पूछा गया कि सुदूर पूर्व एशिया के खनिज संसाधनों पर एक निबंध लिखिए। तो इनमें से दो प्रश्न आपको देख लेने थे, एक प्रश्न हालांकि और उस पर देगा, 5 प्रश्न देंगे दीर्घ उत्तरीय से। ओके, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सुदूर पूर्व एशिया से पूछे जा सकते थे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।